हेलो एंड वेलकम टू माउंट आईएएस। आज हम करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर 1 का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। तो आज हम बेसिकली क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बिगनिंग ऑफ द क्राउन रूल कवर करेंगे, इंडियन काउंसिल्स एक्ट है जितने भी वो कवर करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके अलावा पूना पैक्ट भी हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्राउन रूल से। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि जो कंपनी रूल था that started from 1773 with the passage of first regulating act to 1858 only, right? Why 1858? Because 1857 में सिपॉय म्यूटिनी हो गया। तो अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब डायरेक्टली कंपनी वॉज एडमिनिस्ट्रिंग द थिंग्स इन इंडिया, बट वो वर्क नहीं कर रहा था और उनको अब कमांड अपने हाथ में लेने की जरूरत थी। तो इस तरह से कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया और भारत में शुरुआत हो गई क्राउन रूल की। राइट तो क्राउन रूल की शुरुआत के लिए क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया, जिसके पहले भी बताया दिस वाज इन द वेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। और इस एक्ट को क्या कहा जाता था? एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। अच्छे से गवर्न किया जाएगा, इंडिया में एक अच्छी गवर्नमेंट लाने की कोशिश की जा रही थी इस एक्ट के थ्रू। बेसिकली ये उन लोगों का कहना था, बट ऑन द ग्राउंड तो चीजें नहीं थी अच्छी, बट उन लोगों का कहना था दैट दिस इज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो जैसा कि पहले भी बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ अबॉलिश हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अगर अबॉलिश हो गई तो जो कंपनी रूल है वो भी खत्म हो गया। और अब पहले जैसे कि गवर्नर जनरल का पोस्ट होता था, गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल थे, फिर वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। बट अब गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था उसकी जगह नया पोस्ट लाया गया, वॉइस रॉय। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे, ही वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पे जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम था उसको एंड कर दिया गया। डबल गवर्नमेंट सिस्टम क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देयर वर टू बॉडीज, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इफ यू रिमेंबर, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो उस डबल गवर्नमेंट के जो सिस्टम था उसको बिल्कुल, उनमें फंक्शंस डिवाइड किए हुए थे ना इन दो बॉडीज में, तो उस डबल गवर्नमेंट सिस्टम को बिल्कुल ही एंड कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। तो और एक वाइसरॉय के अलावा यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया, राइट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर की स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल बनाई गई। ठीक है। तो ये जो इन काउंसिल थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, दैट आल्सो एक्टेड एज बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब है कि इट वाज capable of suing and being sued। तो ये चीज था। बट बेसिकली ये जिस एक्ट को हम गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया बोल रहे थे, वो पेपर पे ही गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया था। ऑन द ग्राउंड लेवल, ऑन द ग्रास रूट लेवल कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। तो ये बस एक इससे क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग हो गया, नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दैट, राइट। तो अब शुरुआत करते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट की। अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट इसके बाद आए, जिनका बेसिक जो मोटो था वो इंडियंस को इन्वॉल्व करना था। तो ये कब कब आए? 3 एक्ट आए थे, 1861, 1892 एंड 1909। 1861 का एक्ट हम पहले करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इंडियंस को नॉमिनेट किया जाने लगा, वॉइस रॉय की जो काउंसिल थी, एक्सपेंडेड काउंसिल्स थी, उनमें कुछ इंडियंस को भी नॉमिनेट किया जाने लगा। तो जो पहले 3 मेंबर्स थे, जो पहले 3 इंडियन मेंबर्स थे वो कौन थे? सर दिनकर राव, राजा ऑफ बनारस एंड महाराजा ऑफ पटियाला।
यहाँ से जो एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 जब पास हुआ तो यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब आपको याद होगा कि हमने सेंट्रलाइजेशन किया था, जो चार्टर एक्ट्स के थ्रू सेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1773 इफ यू रिमेम्बर हमने पढ़ा था कि सेंट्रलाइजेशन है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ स्टार्ट हो गया था, जो कि फिनिश हुआ था 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ। यहाँ ये एंड हो गया था, सेंट्रलाइज हो गई थी पावर्स पूरी तरह, राइट। अब बट फिर से ये चीज जो चीज है सेंट्रलाइज को रिवर्स किया जा रहा था, यानी कि डिसेंट्रलाइज किया जा रहा था। दोबारा से पावर्स है जो वो रिटर्न की जा रही थी, वो है सेंट्रलाइज कर दिया था बट अब डिसेंट्रलाइज कर रहे थे। और अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी नई बनाई गई, और जो लॉर्ड कैनिंग का एक बड़ा ही फेमस सिस्टम आता है जिसको हम पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं, तो दैट आल्सो गॉट रिकॉग्निशन। यहाँ पे वैसे ये पोर्टफोलियो सिस्टम है, तो ये 1859 में ही आ गया था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया ने, बट इट गॉट रिकॉग्निशन with this Indian Council Act of 1861, राइट। और एक ऑर्डिनेंस का भी सिस्टम लाया गया, जो कि 6 मंथ्स के लिए ही जो होता था, वो आजकल के सिस्टम की तरह ही है ऑर्डिनेंस का सिस्टम। अब भी जो ये ऑर्डिनेंस का सिस्टम है वो 6 मंथ्स के लिए ही होता है। ऑर्डिनेंस के सिस्टम में बेसिकली होता क्या है कि इमरजेंसी के टाइम जो वॉइस रॉय है, अगर इमरजेंसी में उसको जरूरत पड़े तो विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ही कैन इशू ऑर्डर्स, तो उनको जरूरत पड़े। और जैसा पोर्टफोलियो सिस्टम की भी बात हम कर रहे थे, तो ये पोर्टफोलियो थोड़ा सा अलग होता है ऑर्डिनेंस सिस्टम से। क्या डिफरेंस होता है कि इसमें जो वॉइस रॉय की काउंसिल है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मेंबर्स है, उनमें से किसी एक बंदे को क्या है कि इंचार्ज बना दिया जाता है। एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट रहेंगे, और उस डिपार्टमेंट के लिए वन पर्सन इज मेड इंचार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट। तो वो डिपार्टमेंट के इंचार्ज बनने पे अगर जरूरत पड़े तो वो क्या है कि उन फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल उस डिपार्टमेंट के मैटर्स के रिस्पेक्ट में वो ऑर्डर्स हैं जो वो इशू कर सकते हैं। ये सिमिलर है, इसमें ये वाइस रॉय के लिए है जो ऑर्डिनेंस का सिस्टम है, और जो पोर्टफोलियो का सिस्टम है कि उसमें से किसी भी पर्सन को एक या एक से दो डिपार्टमेंट जैसा भी रिक्वायर्ड हो उसका इंचार्ज बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था मेनली, ये चीज थी, इंडियंस को नॉमिनेट किया जाने लगा, ये चीज था। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, ये भी इसका फीचर था, नई नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो डिसेंट्रलाइजेशन वाज द मेजर थिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन। लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन का क्या मतलब है, डिसेंट्रलाइज करना पावर्स को। तो कई बार इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन किस एक्ट से स्टार्ट हुआ या कहाँ होना शुरू हो गया। तो इसको बेसिकली ये भी इस तरह से भी जाना जाता है कि लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन वाज डन थ्रू दिस एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, राइट। 1861 हो गया। अब 1892 के लेजिस्लेटिव सॉरी इंडियन काउंसिल्स एक्ट पे आते हैं। तो इसमें बेसिकली वही चीज था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम इंडियन मेंबर्स का हमने शुरुआत किया था, हमने नहीं उन लोगों ने स्टार्ट किया था, तो उनके नंबर को थोड़ा इंक्रीज किया गया। तो इसमें थोड़ा सा फंक्शंस भी उनको ज्यादा दे दिए गए लेजिस्लेटिव काउंसिल को, मतलब कि दे कैन डिस्कस बजट, they were allowed to ask the executive, they were allowed to ask questions। और जो सेंट्रल, दो तरह की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती थी, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी।
तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहां पे वॉइस रॉय है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। वो कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते थे और जो मेंबर्स नॉमिनेट या फिर उनको हाँ नॉमिनेट करते थे। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे गवर्नर की चलती थी। तो मतलब गवर्नर की चलती थी मतलब गवर्नर नॉमिनेट करता था जो मेंबर्स होते थे on the recommendation of what? On the recommendation of district board, municipalities, universities, trade associations, जमींदार और चैम्बर्स, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या चीज निकल के आई? स्ट्रॉन्गर लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्योंकि हम जो 1861 का एक्ट कर रहे थे ना, वहां पे बस वो नाम के लिए था कि हाँ इंडियंस को नॉमिनेट कर दिया गया है। यहाँ पे थोड़े से उनको क्या है मतलब कि थोड़ा लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स है उनकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे एक तो इंडियन मेंबर्स का स्ट्रेंथ बढ़ गया और वैसे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गई क्योंकि उनको ज्यादा थोड़े फंक्शंस दे दिए गए, राइट। अब हम करते हैं एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो मॉर्ले जो लॉर्ड मॉर्ले थे और लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड मिंटो वाज द देन वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इस तरह से था। तो यहाँ पे एक्चुअली इस एक्ट में क्या किया गया? यहाँ पे थोड़ा और नंबर बढ़ाया गया, इंक्रीज इन साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। और सेंट्रल जो देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका नंबर था 16, उसको 60 कर दिया गया। उसके बाद और ज्यादा फंक्शन थोड़े बढ़ा दिए गए। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, इवन क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इवन रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं बजट पे। और जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ज्वाइन किया एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज लॉ मेंबर। मतलब वो फर्स्ट सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और एक यहाँ पे एक मेजर चीज हुई, मेजर चीज ये थी जो कि बहुत मैं बोलूंगी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। यहाँ से कॉम्युनलिज्म की स्टार्ट हो गया। कैसे स्टार्ट हो गया? क्योंकि इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया मुस्लिम्स के लिए, जो कि एक दुखद दुखद बात थी मैं बोलूंगी। अब क्यों हुआ इसका बैकग्राउंड भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब आप अगर इस ईयर को देखेंगे तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से ये चीज क्यों हुई होगी 1909? इससे पहले ऐसा क्या हुआ होगा कि आ, क्या हुआ होगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट बन गया मुस्लिम्स के लिए? तो बैकग्राउंड ये है कि जो लॉर्ड कर्जन थे उनकी वजह से द वेरी इनफेमस बंगाल पार्टीशन हुआ था, राइट, 1900। तो वो जो थी उस चीज का इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिला। यहाँ पे 1909 के जो काउंसिल्स एक्ट है उसके द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो क्रिएट किया गया। तो इसका बैकग्राउंड कुछ यहाँ है। तो इससे हम याद रखेंगे। बेसिकली इट इज वेरी हेल्पफुल इन रिमाइंडिंग दिस थिंग कि 1909 में 9 के एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट जिसको बोला जाता है, तो उसकी बात आती है, राइट। और जो लॉर्ड मिंटो है ना, लॉर्ड मिंटो है, उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। बेसिकली उनको फादर ऑफ, क्योंकि उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टोरेट, so he is called as father of communal electorate। चलिए अब स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, राइट। तो इसको बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसमें कि जो मॉन्टेग्यू थे, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, ही वाज द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड चेम्सफोर्ड वाज लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज द देन वॉइसरॉय ऑफ इंडिया उस टाइम के, ठीक है। अब इस एक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे
फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्लोली ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का पहली बार इन्होंने डिक्लेरेशन किया। अब आप सब लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि एकदम से अचानक से कैसे हो गया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब अचानक नहीं हुआ, क्योंकि जो 1915 था ना, अगर आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, महात्मा गांधी थे वो इंडिया आए। तो महात्मा गांधी अराइव्ड इंडिया, तो वहां से रियल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। उन्होंने वहां पे डिमांड होनी शुरू हुई किस चीज की, डिवीजन ऑफ पावर की, और उन्होंने बोला कि हमें भी ये बाइकैमरलिज्म चाहिए। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे काफी ज्यादा प्रेशर था इस बात का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 है, तो ये चीजें, ये डिमांड्स पूरी करने के लिए ये जो एक्ट है वो पास किया गया। ठीक है, अब कर लेते हैं कि इस एक्ट के क्या क्या फीचर्स थे। ठीक है, इसमें जैसे डिवीजन ऑफ पावर की हमने बात की, तो जो लेजिस्लेटिव लिस्ट थी, ठीक है, वो सेपरेट कर दी गई सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट में। राइट, अब डिवीजन ऑफ पावर का भी कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। जैसे कि डिवीजन ऑफ पावर का मतलब, हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन की डिमांड कर रहे थे। फेडरेशन में जिसमें स्टेट है, जो वो उसके स्टेट है, प्रोविंसेस है, वो उसके यूनिट्स रहेंगे। जैसे आजकल होता है ना, स्टेट लिस्ट, फेडरल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो वैसा डिवीजन ऑफ पावर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें मिल जाए, ऑल इंडिया फेडरेशन बन जाए, जिसके यूनिट्स होंगे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। बट यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया कि जो प्रोविंशियल लिस्ट तो उन्होंने बना दिया, डिवाइड कर दिया लेजिस्लेटिव दो में, सेंटर का अलग कर दिया, प्रोविंशियल का अलग कर दिया। बट उन्होंने प्रोविंशियल को भी फर्दर डिवाइड कर दिया, किसमें, रिजर्व्ड लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट, जिसको डायआर्ची बोला जाता है। एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज हाईली अनसक्सेसफुल। तो रिजर्व्ड लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स थे, तो वो तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो था गवर्नर के पास। तो गवर्नर उनके ऊपर एक्ट कर सकता था, उसमें उनको वो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वो उनके एड एंड एडवाइस के बिना ही कैन एक्ट ऑन दो सब्जेक्ट्स। ठीक है, ही वॉज एबल टू एक्ट ऑन दैट दो सब्जेक्ट्स। बट ट्रांसफर्ड में क्या था, ट्रांसफर्ड में जो सब्जेक्ट्स थे उसमें ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दो सब्जेक्ट्स, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द काउंसिल। और इसमें इन्होंने क्या किया कि जो बहुत सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट्स थे, जो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स थे, उन सबको उन्होंने रिजर्व में लिखा, और बहुत कम सब्जेक्ट्स थे तो उनको उसने ट्रांसफर्ड में लिखा। तो ये एक तरह से क्या था, ये ट्रू डिवीजन ऑफ पावर नहीं था। डिवीजन ऑफ पावर किया बट डायआर्ची भी लगा दिया, तो इसलिए ये ट्रू डिवीजन ऑफ पावर नहीं था। ठीक है, बाइकैमरलिज्म वो उन्होंने कर दिया, वो इंट्रोड्यूस, वो भी डिमांड थी, वो डिमांड पूरी होगी। बाइकैमरलिज्म क्या है कि अपर हाउस और लोअर हाउस, मतलब ऐसा लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, जो उसको ऐसे लेजिस्लेचर से रिप्लेस करो जिसमें लोअर हाउस हो, अपर हाउस हो। तो वो मिल गया, और उसके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स थे, दे वर इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। बाइकैमरलिज्म क्या है, द लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ अपर एंड लोअर हाउस। राइट, और एक और चीज थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स है, उसमें से उसके जो 6 मेंबर्स थे, उनमें से 3 वर टू बी इंडियन as per this Montagu Chelmsford reforms, right?
और एक और चीज थी, लिमिटेड फ्रेंचाइजी भी दे दिया गया, क्योंकि हमने डायरेक्ट इलेक्शन की बात की थी। तो इलेक्शन कैसे हो रहा था कि 10% पॉपुलेशन को ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेस दे पे, तो उसके हिसाब से वेल्थ और ये सब के हिसाब से 10% लोगों को क्या दे दिया गया, ये लिमिटेड फ्रेंचाइजी दे दिया गया। ठीक है। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट पहले सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था 1909 में, बट 1919 के एक्ट के हिसाब से सिख्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, उन लोगों के लिए भी क्या है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो बना दिया गया, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए भी। ठीक है। और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में स्टैब्लिश किया, किसके रिकमेंडेशन पे, ली कमीशन के रिकमेंडेशन आया, उसके बेसिस पे ये सिविल, ठीक है, फॉर रिक्रूटिंग द सिविल सर्वेंट्स, ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया, राइट। और अब हाई कमिश्नर का एक ऑफिस भी लंदन में स्टैब्लिश किया गया, हाई कमिश्नर का पोस्ट स्टैब्लिश किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की कुछ पावर्स इनको दे दी गई। ठीक है। और एक और चीज थी कि जो फर्स्ट टाइम था प्रोविंशियल बजट है उसको सेपरेट किया गया सेंट्रल बजट से। अब यहाँ पे देख रहे होंगे चीजें सेपरेट हुई है, प्रोविंशियल बजट सेपरेट हुआ, लिस्ट सेपरेट हो गई, बट ओवरऑल ये क्या था, ये फॉल्स डिवीजन ऑफ पावर था। डिवीजन ऑफ पावर हुआ, बट डायआर्ची लगाने की वजह से ये क्या हो गया, फॉल्स डिवीजन ऑफ पावर हो गया। और एक चीज और है कि हम यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन, जिस तरह से मैंने बोला, हम डिमांड कर रहे थे ऑल इंडिया फेडरेशन की, बट वो नहीं बना। क्यों नहीं बना? बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स सेड नो। प्रिंसली स्टेट्स ने बोला कि भाई हम इसका हिस्सा नहीं, और जब तक प्रिंसली स्टेट्स हाँ नहीं बोल सकते तब तक ऑल इंडिया फेडरेशन बन नहीं सकता। एक और इम्पॉर्टेंट चीज थी कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, दैट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी कमीशन, जो कि इंक्वायर करेगा, रिपोर्ट करेगा ऑन इट्स वर्किंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की वर्किंग पे इस एक्ट के एनेक्ट होने के 10 साल के बाद, आफ्टर 10 years। ठीक है। तो ये कमीशन किया गया, बट ये कमीशन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए कि इसको आना तो था 1929 पे, बट ये आ गया 2 साल पहले ही। और ये कमीशन, ये क्या कमीशन था, ये साइमन कमीशन था। वो जो सर जॉन साइमन थे, उनके चेयरमैनशिप के अंडर ये स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया, एंड इट अराइव्ड 2 years बिफोर schedule, that is 1927। ठीक है। और इसके लिए एक बड़ी स्ट्रेंज बात थी कि आया तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रिव्यू करने हैं। ठीक है। बट उस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था, 7 मेंबर्स की कमीशन नहीं है, इंडिया के लिए आया और कोई भी इंडियन नहीं है। सो दैट वाज वेरी स्ट्रेंज थिंग। तो लोगों ने क्या किया, बॉयकॉट कर दिया। और इसकी वजह से ये जो कमीशन है वापस चला गया। इसने अपना सबमिट किया रिपोर्ट 1930 में, जिसके जो रिकमेंडेशंस थे वो 3 राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंसेस थी ना, उनमें उसको प्रेजेंट किया गया। और इन डिस्कशंस के बेसिस पे एक व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बनाया गया, और जो कि सबमिट किया गया जॉइंट सिलेक्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए, ये साइमन कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन की दिए, इन्होंने बोला कि डायआर्ची को अबॉलिश कर दिया जाए, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए। ठीक है। और कंटिन्यू किया जाए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को। और इन्होंने एक और चीज थी कि कम्युनल इलेक्टोरेट को भी इन्होंने मतलब कि ये इसको भी कंटिन्यू किया जाए।
और यही जो रिकमेंडेशंस थी, यही जो व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स था, ये आगे चल के बेसिस बना, फाउंडेशन बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। अब एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बीच में कर लेते हैं, जो कि लक्ष्मीकांत की आपकी बुक में ही दे रखा है। एक्चुअली एक पूना पैक्ट की बात कर रहे हैं हम। जो पूना पैक्ट है ना, अभी ये कॉम्युनल गेम अंग्रेजों का स्टार्ट हो गया था, ठीक है, इंडिया में। तो अभी अगस्त 1932 में क्या प्रॉब्लम हुई कि जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, देन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड, तो उन्होंने एक नया स्कीम अनाउंस किया माइनॉरिटीज के लिए, जिसको कम्युनल अवार्ड कहते थे। तो इस कम्युनल अवार्ड में ना उन्होंने मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन वगैरह के लिए तो किया ही था। उन्होंने ये एक्सटेंड कर दिया कि एक जो सेपरेट इलेक्टोरेट होगा वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी होगा और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी होगा। बट गांधी जी was very angry over this move. तो उन्होंने, गांधी जी was so distressed over this extension of the principle of communal representation to depressed classes, कि उन्होंने फास्ट रखा, फास्ट unto death रखा। he undertook fast unto death in the येरावाड़ा jail of Pune to get the award modified। तो उनकी मांग थी कि अवार्ड को मॉडिफाई किया जाए। बट एट लास्ट क्या हुआ कि एक अग्रीमेंट हुआ लीडर्स ऑफ कांग्रेस के बीच में और डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके बीच में, एक अग्रीमेंट हुआ, क्योंकि डिप्रेस्ड क्लासेस चाहते थे कि इसको कंटिन्यू किया जाए, पर गांधी जी इसके खिलाफ थे। तो एक अग्रीमेंट किया गया, उसको क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट बोलते हैं। तो उस पैक्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअल में क्या किया गया था, जो हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट है, सारे हिंदूज का एक जॉइंट इलेक्टोरेट है, उसको रिटेन किया गया और जो रिजर्व सीट्स हैं वो डिप्रेस्ड क्लासेस को दे दी गई। तो बेसिकली दिस वाज द थिंग दैट केम आउट ऑफ दिस communal award thing. Pune Pact was the result of this, right? अब हम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसका काफी सारा हिस्सा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया। सो इट इज quite very important, and this actually marks a second milestone towards a completely responsible गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो दिस वाज वेरी वेरी लेंथी एक्ट। इसमें 321 सेक्शंस थे, 10 शेड्यूल्स थे। तो अभी वहां पे ऑल इंडिया फेडरेशन की डिमांड चल रही थी हमें, जैसे कि मैंने 1919 एक्ट में भी बोला, बट यहाँ पे भी ऑल इंडिया फेडरेशन जो नहीं बना। क्यों नहीं बना? बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स सेड नो अगेन, राइट। और डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करें तो वो किया गया। फेडरल लिस्ट बनाएगी, प्रोविंशियल लिस्ट बनाएगी, कंकरेंट लिस्ट बनाएगी, और जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं दे वर गिवन टू द वॉइस रॉय। बट वही चीज है ना, फेडरेशन तो बना ही नहीं, डिवीजन ऑफ पावर चाहे कर दिया बट फेडरेशन नहीं बना, ठीक है। और अबॉलिश कर दिया गया डायआर्ची, और डायआर्ची की जगह फाइनली हम लोगों को मिल गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जिसके लिए हम कब से डिमांड कर रहे थे, तो वो हमें मिल गया। अब मतलब जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब कि जो प्रोविंसेस है दे वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनोमस यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्फीयर्स, राइट। बाइकैमरलिज्म है वो फर्दर 11 में से जो 6 प्रोविंसेस है उनमें बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर लिया। बाइकैमरलिज्म क्या है? लेजिस्लेचर कंप्राइजिंग ऑफ अपर एंड लोअर हाउस। कौन कौन से प्रोविंसेस में? बंगाल, बिहार, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंसेस, असम, मद्रास, यहाँ पे। और काउंसिल ऑफ इंडिया जो था वो उसको अबॉलिश कर दिया गया। काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया गया।
काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया था ना, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और उनको उसको अबॉलिश कर दिया। और ये काउंसिल ऑफ इंडिया एक्चुअली क्या थी, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को असिस्ट कर दी थी ना, तो उनको बस एक टीम ऑफ एडवाइजर्स दे दिया गया और कुछ भी नहीं किया। और इसको काउंसिल को तो अबॉलिश ही कर दिया। और सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया, किसके लिए? डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, विमेन के लिए, लेबर के लिए, ठीक है। और एक्सटेंड कर दिया फ्रेंचाइजी 10% पॉपुलेशन को। तो हमने पीछे कहीं ये लिमिटेड फ्रेंचाइजी को की बात की थी, उस वक्त मैंने बोला था 10% पॉपुलेशन, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। वो एक्चुअली बहुत कम लोगों को मिला था। 10% पॉपुलेशन इसमें जाके हुआ था 1935 के एक्ट में, राइट। और क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके थ्रू स्टैब्लिश किया गया, फेडरल कोर्ट बनाया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, पीपीएससी यानी जो जॉइंट प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। एंड ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जब 1947 में 1947 में देश आजाद हुआ, तो दिस एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, it acted as the interim constitution of India, right? So that's all for today. Thank you so much for listening to me. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel Mount IS. Keep watching for further updates. Thank you.